महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में बसती है। आज हम एक ऐसे ही राष्ट्र की कहानी की परतों को खोलेंगे, भारत। जी बिल्कुल। हमारे पास द प्रिंट में छपा एक लेख है जो एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है। क्या भारत दुनिया का पहला सफल गरीब लोकतंत्र है? ये सुनने में एक अजीब सा कॉम्प्लीमेंट लगता है ना? हाँ बिल्कुल। सफल लोकतंत्र सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ गरीब शब्द जुड़ते ही एक अजीब सी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, एक पहेली जैसी बात है। हाँ। इतिहास की किताबें तो हमें यही सिखाती हैं कि लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए आर्थिक समृद्धि चाहिए, बिल्कुल, ऊंची साक्षरता दर चाहिए, मतलब एक मजबूत जमीन की जरूरत होती है। सही बात है। लेकिन भारत ने तो 1947 में इन सारे नियमों को जैसे तोड़ ही दिया। उस वक्त हम गरीब थे, ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी और समाज बुरी तरह बटा हुआ था। तो फिर ये हुआ कैसे? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने उन शुरुआती मुश्किल सालों में ऐसा क्या अलग किया जो दुनिया के कई और देश नहीं कर पाए। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों की जागीर नहीं है, ये एक उम्मीद है। तो चलिए इस पहेली के पहले इससे शुरू करते हैं। ये गरीब लोकतंत्र का विरोधाभास आखिर है क्या? हाँ, इसको थोड़ा खोलते हैं। मतलब साफ है कि आज भी हमारी प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम है। बहुत कम। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में भारी असमानता है। इन सब के बावजूद हर 5 साल में करोड़ों लोग वोट डालते हैं, सरकारें शांति से बदलती हैं। मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बिल्कुल। ये चमत्कार इसलिए है क्योंकि ये नियम का अपवाद है। एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है जो कहती है कि देश पहले आर्थिक रूप से विकास करते हैं, एक मिडिल क्लास उभरता है और फिर वो लोकतंत्र की मांग करता है। अच्छा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब इसी रास्ते से गुजरे। जब उन्होंने लोकतंत्र अपनाया, वो आज के मानकों से भले ही गरीब हों, लेकिन उस दौर के हिसाब से वो गरीब नहीं थे। और जिन गरीब देशों ने आजादी के बाद लोकतंत्र के साथ प्रयोग किया, ज्यादातर असफल रहे। जैसे हमारे अपने पड़ोस में ही कई उदाहरण हैं। कहीं मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया तो कहीं एक ही पार्टी का राज दशकों तक चलता रहा। बिल्कुल। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हर जगह यही पैटर्न दिखता है। लेकिन भारत वो उस पैटर्न में फिट नहीं बैठता। भारत जब लोकतंत्र बना तब वो बेहद गरीब था। और ये अनोखापन ही भारत की कहानी को असाधारण बनाता है। हमने पहले लोकतंत्र को चुना और फिर उसके साये में विकास का सफर शुरू किया। ये रास्ता उल्टा था? हाँ, और कहीं ज्यादा मुश्किल भी। एक मिनट, इस बात पे थोड़ा रुकते हैं। जब हम 1947 की बात करते हैं तो अक्सर ये मानकर चलते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमें एक बना बनाया देश मिल गया था, बस उसे चलाना था। हाँ, ये एक आम धारणा है। पर लेख कहता है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। बहुत ज्यादा जटिल। भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं ना, वो 1947 में था ही नहीं। अच्छा। उस वक्त के उपमहाद्वीप का लगभग 40% हिस्सा, यानी 2/5वां हिस्सा 500 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था। 500 से ज्यादा? हाँ, और इन पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था। हर रियासत का अपना राजा या नवाब, अपना कानून, अपनी सोच, अपने हित थे। मतलब ये एक देश नहीं बल्कि 500 से ज्यादा छोटे छोटे देशों का एक समूह था जिन्हें एक साथ लाना था। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उस वक्त के कई जानकारों को ये नामुमकिन ही लगता था। एक डर था जिसे बाल्कनीकरण कहते हैं, यानी देश का छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए टुकड़ों में बिखर जाना। भारत में ब्रिटिश सेना के आखिरी कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनलेक ने तो साफ साफ कहा था, कोई भी कई राष्ट्रों के एक महाद्वीप से एक राष्ट्र नहीं बना सकता है। बाप ले। यहाँ तक कि जो एक देश होने के मूल प्रतीक होते हैं वो भी बंटे हुए थे। कई रियासतों की अपनी अलग मुद्राएं थीं। आप सोचिए, हैदराबाद की अपनी करेंसी 1959 तक चलती रही, आजादी के 12 साल बाद तक। वाह। तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र किसी मजबूत स्थापित राष्ट्र के ऊपर नहीं थोपा गया, बल्कि लोकतंत्र वो धागा बना जिसने इस बिखरे हुए देश को एक साथ सिला। लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण में बाधा नहीं था, ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा औजार था। और यहीं पर भारत के संस्थापकों ने कुछ ऐसे साहसिक दाव खेले जो उस वक्त शायद बहुत जोखिम भरे लगे होंगे, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो कितने दूरदर्शी थे। दाव
ये शब्द दिलचस्प है। मतलब ये महज नीतियां नहीं थी, ये एक तरह के जुए थे जिनका नतीजा कुछ भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल। तो क्या था पहला दाव? पहला दाव तो हैरान करने वाला था। सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफ्रेज, पहले दिन से तय करने की सबसे बड़ी ताकत दे दी गई। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं था? मेरा मतलब है, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को भी महिलाओं और अश्वेत नागरिकों को वोट का अधिकार देने में लगभग 150 साल लग गए। सही बात है। क्या उस वक्त के नेताओं को ये डर नहीं लगा कि भीड़ किसी लोक लुभावन वादे पर बहक सकती है और पूरा सिस्टम पटरी से उतर सकता है? डर जरूर लगा होगा। ये भरोसे की एक जबरदस्त छलांग थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। क्या? अगर आप शुरू से ही हर नागरिक को ये एहसास नहीं दिलाते कि इस नए देश में उनकी हिस्सेदारी है, उनकी आवाज का वजन है, तो वो इस देश को अपना क्यों मानेंगे? सही बात है। 1951-52 का पहला आम चुनाव एक जेता जागता चमत्कार था। करोड़ों लोगों ने, जिनमें से ज्यादातर ने कभी बैलेट पेपर देखा तक नहीं था, वोट डाला। वो सिर्फ सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं थी, वो नागरिकता का एक राष्ट्रीय उत्सव था। ठीक है, तो पहला कदम था सबको एक आवाज देना। लेकिन भारत में तो सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। अगर सबको अपनी अपनी आवाज में चिल्लाने की आजादी होती तो एक शोर मच जाता। सही सवाल है। और यही था दूसरा बड़ा और उतना ही साहसिक दांव, किसी एक राष्ट्रभाषा को थोपने से इनकार करना। अच्छा। उस वक्त ये बहुत आसान होता कि हिंदी को, जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, पूरे देश पर लागू कर दिया जाता। कई नए बने देशों ने ऐसा ही किया, लेकिन भारत के नेताओं ने वो रास्ता नहीं चुना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, जहां सिंगला भाषा को थोपने की कोशिश ने दशकों तक चलने वाले गृह युद्ध की नींव रखी। बिल्कुल। भाषा पहचान का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होती है। जब आप किसी पर अपनी भाषा थोपते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि उसकी संस्कृति, उसका इतिहास दोयम दर्जे का है। भारत ने बहुलवाद को चुना, संघवाद यानी फेडरलिज्म और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने उन चिंगारियों को बुझा दिया जो आसानी से गृह युद्ध की आग बन सकती थी। मतलब विविधता को खत्म नहीं किया गया। नहीं, उसे देश की शासन व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया। हमने ये माना कि कोई इंसान कन्नड़ भी हो सकता है और भारतीय भी, बंगाली भी और भारतीय भी। ये पहचाने एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक है। और तीसरा दांव, जो शायद आज भी सबसे ज्यादा बहस का विषय है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। हाँ, तीसरा दाव था सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम आरक्षण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी अपनी खामियां हैं और इसे लागू करने में कई मुश्किलें भी आईं। हाँ, वो तो हैं। लेकिन इसके पीछे जो सोच थी वो बड़ी गहरी थी। ये किसी एक समूह को दूसरे पर हावी होने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद था उन समुदायों को मुख्यधारा में लाना जिन्हें हजारों सालों से समाज और सत्ता के दरवाजों के बाहर रखा गया था। इससे दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद से तुलना करना दिलचस्प है, जहां आरक्षण का इस्तेमाल एक अल्पसंख्यक गोरे शासक वर्ग की शक्तियों को और मजबूत करने के लिए किया गया था। ये एक बेहतरीन तुलना है। दक्षिण अफ्रीका में आरक्षण ने बंटवारे को और गहरा किया। भारत में आरक्षण का लक्ष्य उस बंटवारे को पाटना था। इसने ये स्वीकार किया कि हमारा समाज बराबर नहीं है, इसमें गहरी खाइयां हैं और लोकतंत्र का काम सिर्फ राजनीतिक बराबरी देना नहीं है, बल्कि उन खाइयों को भरने की कोशिश करना भी है। तो इन तीन दावों ने सबको वोट, सबको अपनी भाषा का सम्मान और कमजोरों का सहारा, भारत को अमीर तो नहीं बनाया। नहीं, लेकिन उन्होंने भारत को एक साथ जोड़े रखा। उन्होंने भारत को शासन करने योग्य बनाया। यहीं पर एक बहुत बड़ा तर्क आता है, खासकर जब भारत की तुलना चीन से होती है। अक्सर कहा जाता है कि भारत इसलिए गरीब रह गया क्योंकि हमने राजनीति को विकास पर प्राथमिकता दी। हाँ, ये बहुत सुना है। हमने चुनाव, बहस और सामाजिक समायोजन में ऊर्जा खर्च की, जबकि चीन ने सारी ताकत लगाकर पहले अर्थव्यवस्था खड़ी की। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसका जवाब एक और तीखे सवाल से देता है। आप एक गरीब देश चाहेंगे या कोई देश ही नहीं? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। एक ऐसा समाज जो भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर इतना बटावा हो, वहां राजनीतिक एकता कोई विलासिता नहीं थी, ये देश के अस्तित्व की पहली शर्त थी। अगर लोग ये महसूस ही नहीं करते कि वो एक देश का हिस्सा हैं, अगर उन्हें लगता कि सिस्टम में उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आप दुनिया की सबसे अच्छी आर्थिक नीति भी बना लें, उसे लागू किस पर करेंगे? सही बात है, उसे लागू करने के लिए राज्य ही नहीं बचेगा। बिल्कुल।
भारत का लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण में रुकावट नहीं था, ये वो मचान या स्कैफोल्डिंग था जिसने इस इमारत को बनते समय गिरने से बचाए रखा। तो इसका मतलब यह है कि भारत ने पहले लोकतांत्रिकरण किया और गरीबी को लोकतांत्रिक संस्थानों के भीतर संभाला। हाँ, बजाय इसके कि गरीबी को उन संस्थानों को तोड़ने दिया जाए। यही भारत की सफलता की वो शांत उपलब्धि है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इस रास्ते की अपनी कीमत रही है। इस गरीब लोकतंत्र की अपनी चुनौतियां हैं और गरीबी ने हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गहरे निशान छोड़े हैं। हाँ, आपका कहना सही है। और मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी। जब राज्य अपने नागरिकों को अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी चीजें देने में संघर्ष करता है तो राजनीति का चरित्र बदल जाता है। कैसे? तब मुश्किल संस्थागत सुधार करने के बजाय पहचान की राजनीति करना ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब ये कहना ज्यादा आसान है कि अपनी जाति या अपने धर्म के नेता को वोट दो, बजाय इसके कि एक ऐसी पार्टी को वोट दो जिसकी पुलिस सुधार या टैक्स सुधार पर अच्छी नीति हो। एकदम सही। और फिर शॉर्ट टर्म में चीजें बांटना, जैसे कि चुनाव से पहले कुछ मुफ्त देना, वो लॉन्ग टर्म में देश की क्षमता बनाने पर भारी पड़ जाता है। प्रतीकवाद असल व्यवस्थागत बदलाव की जगह ले लेता है। लोकतांत्रिक मुकाबला तो होता है, लेकिन वो अक्सर अभाव और शिकायतों के इर्द गिर्द घूमता है, आकांक्षाओं और अवसरों के नहीं। संक्षेप में भारत का लोकतंत्र गरीबी में जिंदा तो रहा, लेकिन वो गरीबी से जख्मी भी हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? भारत ने जिंदा रहने की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन आगे का खतरा क्या है? अब सबसे बड़ा खतरा आत्मसंतोष का है। अगर हम सिर्फ इस बात पर खुश होते रहें कि हम टूटे नहीं, कि हम एक साथ हैं, तो ये ठहराव भी सफलता जैसा लगने लगता है। एक लोकतंत्र जो सिर्फ संघर्षों का प्रबंधन करता है लेकिन अपने नागरिकों के लिए अवसरों का विस्तार नहीं करता, वो धीरे धीरे जनता का विश्वास खोने लगता है। सही बात है। इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र की वैधता सिर्फ चुनाव कराने से नहीं बनी रहती, आखिरकार वो नतीजों पर टिकती है। क्या लोकतंत्र लोगों की जिंदगी बेहतर बना पा रहा है? तो भारत ने राजनीतिक विकास का एक बड़ा सवाल तो हल कर दिया। क्या लोकतंत्र दौलत के बिना जिंदा रह सकता है? और जवाब है हाँ। हाँ, लेकिन अब हमारे सामने एक उससे भी कठिन सवाल खड़ा है। क्या भारत का लोकतंत्र अपने बड़े विकल्पों जैसे कि चीन की तुलना में ज्यादा तेजी से, ज्यादा निष्पक्ष तरीके से और ज्यादा टिकाऊ ढंग से समृद्धि पैदा कर सकता है? क्या हम सफल गरीब लोकतंत्र से सफल समृद्ध लोकतंत्र बन सकते हैं? बिल्कुल, यही असली सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद भविष्य में छिपा है, लेकिन लेख कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखाता है। हाँ, जैसे कि हमारी युवा आबादी, हमारी कम लागत में अद्भुत इनोवेशन करने की क्षमता, जैसे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, जो हमने हॉलीवुड की फिल्मों के बजट से भी कम में कर दिखाया। और शायद सबसे बड़ी चीज डिजिटलीकरण। ये गेम चेंजर हो सकता है। आज एक सड़क किनारे बैठा वेंडर भी बिना बिजली या इंटरनेट के सीधे अपने बैंक खाते में पैसे ले सकता है। जैसा कि नंदन नीलेकर्णी ने कहा था, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होने से पहले डेटा समृद्ध होगा। वाह, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होने से पहले डेटा समृद्ध होगा। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है ना? इसका मतलब है कि हमारे विकास का रास्ता शायद दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग होगा। हम शायद उस पारंपरिक फैक्ट्री आधारित विकास के रास्ते पर ना जाएं, जिस पर चीन या कोरिया चले। शायद टेक्नोलॉजी हमें विकास की दौड़ में कई पायदान एक साथ फांदने में मदद कर सकती है। तो अंत में भारत ने असाधारण मुश्किलों के बीच अस्तित्व की परीक्षा तो पास कर ली है। अगली परीक्षा परिवर्तन की है, इस लोकतांत्रिक लचीलेपन को व्यापक आर्थिक क्षमता में बदलने की। तो सफल गरीब लोकतंत्र का ये तमगा एक तारीफ की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम लक्ष्य ये है कि लोकतंत्र न केवल देश को टूटने से बचाने वाली एक ढाल बने, बल्कि सबकी समृद्धि का एक इंजन भी बने, ताकि इस तमगे में से गरीब शब्द हमेशा के लिए हट जाए। इस गणतंत्र दिवस पर ये अधूरी यात्रा याद रखने लायक है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? यूपीएससी की तैयारी के दृष्टिकोण से कौन से बिंदु सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।